Hi everyone, I Vaishali, your success mentor, welcome you all to my channel. जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम PYQ की मैराथन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड पर। कंटिन्यूसली हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, PYQ का एनालिसिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। PYQ के जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आप आज आइडेंटिफाई कर पाओगे इस पूरी क्लास को अगर आपने देख लिया तो। अभी आपके पास एग्जाम में 30 डेज, इनफैक्ट 30 डेज से भी कम टाइम बचा है। अब ऐसे में अब आप क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर आप कंसेप्ट्स उठा के पढ़ने बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। अब ऐसे में एक स्मार्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप PYQ उठाइए, ठीक है। इनफैक्ट कोई ऐसे नॉर्मल MCQ की बुक भी उठाने के लिए मना कर रही हूँ मैं। कोई नॉर्मल ऐसे MCQ की बुक, प्रैक्टिस बुक, वो भी नहीं लेना है। PYQ ही लेना है। PYQ ही उठाइए और उनको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए एंड उसमें से जो कंसेप्ट्स आ रहे हैं उनको उनको अच्छे से समझिए, ठीक है। उनसे क्वेश्चंस आगे आने के पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब आपको इस टाइम में आपको यही करना है, PYQ उसमें प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अ ड्राइंग दैट स्टेट्स द रिलेशनशिप अमंग आइडियाज इज नोन एज। अब मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी, टाइमर ऑन होगा। अब आपको ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, आपको आंसर अपने मन में सोचना है। 10 सेकेंड्स के बाद मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। हाँ, टाइमर चलता जाएगा बट मैं देखूंगी जैसे 10 सेकेंड्स हो गए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, नो नो नो, थिंकिंग से रिलेटेड तो ये पूछ ही नहीं पूछ रहे कि कौन सी थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर कंट्रास्ट थिंकिंग, वो नहीं पूछ रहे। यहाँ पूछ रहे हैं एक ऐसी ड्राइंग जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे अलग अलग आइडियाज के बीच में, ठीक है। सो एपिसोडिक मेमोरी, क्या ये एपिसोडिक मेमोरी हो सकती है कि ऐसी मेमोरी जो एपिसोड्स में रखी चीजों को, ना ना ना, जब एपिसोड में रखना तो रिलेशनशिप कैसे आ रहा है। देन एम्बेडेड कॉग्निशन, मतलब एम्बेडेड कॉग्निशन मतलब एक कॉग्निशन मतलब सोचने की क्षमता जो बिहेवियर से डेवलप्ड होती है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप क्या होता है? कंसेप्ट मैप ये देखिए ऐसा होता है कंसेप्ट मैप। एक कोई टॉपिक रहेगा, ठीक है, स्टिमुलस जो आपके दिमाग में आइडिया आया, अब उससे रिलेटेड आपको और आइडिया सोचने हैं, तो इस तरीके से आप करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं एंड सबके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। एक ड्राइंग की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग यहाँ से आपको समझना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो भी इस तरीके से समवट सिमिलर है। उसमें भी ऐसे ही होता है कि हम एक टीचर एक टॉपिक देती है, जैसे जो हम क्लास में करते हैं कि टीचर एक टॉपिक देती है और बच्चों को बोलती है कि उससे रिलेटेड बताओ। तो जैसे पेन दे दिया बच्चों को, ठीक है, बोला पेन बताओ, ये पेन क्या है, तो बच्चे अलग अलग वे में सोचना शुरू कर देंगे कि मैम इस पेन को हम लिख सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा मैम इस पेन से हम खेल भी सकते हैं, मैम कल इस पेन से मेरे भाई ने मुझे मारा था, ठीक है। बच्चे अलग अलग वे में सोच रहे हैं, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। बट यहाँ थिंकिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ड्राइंग की। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? ड्राइंग की बात हो रही है कि ड्राइंग, वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ड्राइंग, उस ड्राइंग को क्या बोलते हैं। तो यहाँ ड्राइंग जब बोला है तो वो तो हमारा कंसेप्ट मैप ही है, ठीक है। तो ड्राइंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंड। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। Cyclical phases, sub-process of self-regulated learning model of Zimmerman operate as। अब इसमें देखिए सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, ठीक है। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ एक ऐसा मॉडल की बात हो रही है जो कि सेल्फ रेगुलेटेड है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मतलब आदमी जो है खुद से ही सीखेगा। कैसे सीखेगा? खुद से ही सीखेगा। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, वो खुद से ही सीखेगा। तो अब यहाँ उसके प्रोसेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोसेस की। ऑपरेटेड एज बोला ना, तो मतलब प्रोसेस की बात हो रही है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं अब हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। सो चलिए आपके सामने ऑप्शंस है, आप जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए बी बी ये कॉमन है, ठीक है। तो अब हम जरा थोड़ा लास्ट के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं।
एफ 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 ये कॉमन है या ये ऑड वन आउट लग रहा है हमें, तो ये छोड़ देते हैं। देखिए हमेशा मैं बोलती हूँ एक चीज कि अगर आप पढ़ के गए हैं तो ये इस तरीके से तुक्के मारने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड इनफैक्ट मैं हमेशा सभी बच्चों को बोलती हूँ पहले आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन के भरोसे सॉल्व मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आपको सही आंसर मिल जाएगा। ये वही बच्चे करें जिन्हें बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है, जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, वही बच्चे ऐसे करें कि स्टार्टिंग का देखे कॉमन, एंड का देखे कॉमन, और फिर बीच में से एलिमिनेट कर, इस तरीके से कुछ, ठीक है। क्योंकि कई बार हो सकता है बहुत एक्सट्रीम कंफ्यूजन भी हो सकता है। अब इसमें देखिए देखिए एक्सट्रीम कंफ्यूजन है यहाँ पे भी, आगे के ए बी यहाँ पे भी एफ एफ एफ, ठीक है। अब इसको खाली ये एक ऑड वन आउट बचता है, इसको आप हटा देंगे फिर भी क्या 3 ऑप्शन तो बचेंगे ना, तो ठीक है। तो आप इसको सी ऑप्शन को आप हटा सकते हैं, ऑप्शन सी तो हमारा चला गया, सी तो हमारा चला गया। अब हमें क्या करना है, ए बी या डी में से देखना है। अब हम देख लेते हैं कि ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको रखना है या तो ए या तो बी। एफ तो चलो हमारा फाइनल हो गया, ठीक है, एफ हमारा फाइनल हो गया कि सेल्फ रिएक्शन। अभी मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ ए और बी में से देख लेते हैं कौन सा फर्स्ट आ सकता है, टास्क एनालिसिस या सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ। अब जिन्होंने जिन्होंने थोड़ा सा भी इस बारे में पढ़ा होगा या पता होगा तो उन्हें पता होगा कि टास्क एनालिसिस सबसे पहले आता है। कोई भी टास्क करने से पहले हम उसे एनालाइज करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें सीखना क्या है। सेल्फ लर्निंग मॉडल है, हमें खुद सीख रहे हैं, ठीक है, हम खुद सीख रहे हैं। तो हम सबसे पहले उस टास्क को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो मतलब ए या बी इनमें से ही कोई है। तो हमारे जो सी और डी है, सी एंड डी जो है वो तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए कि ये तो नहीं है। अब हमारे पास क्या बचे, ए और बी बचा है। इनमें से हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो जो सेकंड है या तो बी में या सी में से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है सेकंड, या तो बी या सी में से होगा। अब बी है हमारा सेल्फ मोटिवेशन लर्निंग और सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अब सेल्फ कंट्रोल डायरेक्ट कैसे आ सकता है, एनालाइज किया तो उसके बाद खुद को आप कंट्रोल किस लिए करने लग जाओगे, ठीक है। तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग, बी करेक्ट है, सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब इसको जरा समझ लेते पूरे प्रोसेस को। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है, एक्चुअली में देखिए सारा अरेंज में ही है, ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले जब भी हम कुछ सीखने जाते हैं, जिम्मरमैन बोलता है कि पहले हम टास्क को एनालाइज करते हैं कि हमें सीखना क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, वो हाथ से खाना खाता है। उसके पेरेंट्स ने बोला कि जब आप पार्टी में जाते हो तो हाथ से खाना नहीं खाना, स्पून से खाना खाना है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। एक छोटा बच्चा है, उसको पेरेंट्स बोलते हैं कि स्पून से खाना खाओ, लेकिन वो बोलता है कि हाथ से खाऊंगा, उसको हाथ से खाना पसंद है। ये हाथ जैसे लग तो नहीं रहा है, आ, यहाँ बना देती हूँ हाथ, हाथ से खाना, ठीक है। तो अब उससे पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे बोलते रहते। तो अब जब वो पार्टी में गया तो उसने एनालाइज किया कि मेरे पेरेंट्स ने खाना उसके सामने रखा है, ठीक है, खाना उसके सामने रखा है। तो वो याद करता है, हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि हाथ से नहीं खाना, स्पून से खाना। तो वो उस टास्क को एनालाइज करता है कि हाँ यहाँ स्पून रखा है, यहाँ हाथ से खाना, ठीक है, एनालाइज कर रहा है। फिर सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ उसे खुद से अंदर से आता है। हाँ यार वो मोटिवेटेड है कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, मुझे अच्छा सीखना है। तो पेरेंट्स ने बोला है, मम्मी खुश हो जाएंगी और मुझे अंदर से सीखना है, उसको सेल्फ अंदर से मोटिवेशन आता है। फिर सेल्फ कंट्रोल, फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। मन करता है उसे कि हाथ से खा लूं, नहीं, बट वो क्योंकि वो मोटिवेटेड है वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा। देन ऑब्जर्वेशन, अब वो सीखेगा कैसे, बाकी लोग आसपास के लोग जो है खा रहे हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करेगा, कैसे खा रहे, अंकल कैसे खा रहे, आंटी कैसे खा रही है, वो बच्चा कैसे खा रहा है, उनको ऑब्जर्व करेगा। एंड देन जजमेंट, फिर जज करेगा, हाँ यार ये तो बहुत इजी है, और वो सीख लेगा। जजमेंट, ठीक है, वो हाँ ये तो बहुत इजी है, मैं तो कर लूंगा, ऐसे स्पून उठाना, ऐसे करे मुंह में डालना, बस, ठीक है। एंड देन सेल्फ रिएक्शन, मतलब सीख लिया, अब वो उसको प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा, उसको रिएक्ट करेगा। रिएक्शन मतलब देगा, आउटकम देगा, तो मतलब स्पून लेके वो खाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से वो खुद सीख जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एंटायर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, extrinsically motivated students are driven by rewards and praise. Statement 2,
Statement 2, intrinsically motivated students engage with a subject for the personal satisfaction it brings. आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को मैं स्लो स्लो पढ़ रही हूँ ताकि वो आप तुरंत ही क्वेश्चन आपके मन में घुस जाए एंड ये टाइमर स्टार्ट होते ही आप ऑप्शंस को देखें और फाइंड आउट कर लें। वैसे ही क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। एक्सट्रिंसिकली एंड इंट्रिंसिकली। एक्सट्रिंसिकली क्या होता है, मतलब इसका मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फैक्टर्स। मोटिवेशन की बात हो रही है, मोटिवेशन के दो फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है हमारा इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, बाहर का, बाहर जो क्या है, बाहर की चीजें जो हमें मोटिवेट करती है, जैसे कि पैसा हो गया, और बच्चे कई बार पढ़ते हैं कि खाने के लिए, हाँ ये फिनिश करो फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा, खाने के लिए या रिवॉर्ड, कोई प्रेज करेंगे, इन सब चीजों के लिए, ये सब क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। एंड इंट्रिंसिक मतलब अंदर से आना कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक बच्चा है एंगेज विद द सब्जेक्ट, वो पढ़ाई करता है, सब्जेक्ट में एंगेज होता है, क्यों, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे खुद को मजा आता है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर है। यस, सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर शेयर्ड व्यूइंग ऑफ विजुअल्स एंड अदर इंटरेक्शन कंटेंट विद इन रियल टाइम एनवायरमेंट। अब यहाँ बात हो रही है शेयर्ड व्यूइंग, शेयर्ड व्यूइंग की। शेयर्ड व्यूइंग मतलब बच्चे साथ बैठ के, ठीक है, साथ बैठ के कर सके। रियल टाइम इन्वायरमेंट, रियल टाइम की बात हो रही है, मतलब एक साथ उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली एक साथ कर सके। कौन से टूल्स इस चीज में हेल्प करते हैं? तो आई कैन सी टाइमर कई बार 6 से शुरू हो रहा है, कभी 8 से शुरू हो रहा है, बट डोंट वरी, 6 है तो मैं देखिए 10 पे आपको पूरा मैं आपको टाइम दूंगी उसका, ठीक है। 6 दोबारा जब 6 पे आएगा 10 सेकेंड्स ओवर, उस हिसाब से। नेक्स्ट अब हमें देखना है वर्चुअल व्हाइट बोर्ड। वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, यस, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड जो है वो एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है कि सब बच्चे सामने टूल सब है और सब बच्चे देख पा रहे हैं। देन स्लाइड शोइंग, यस, जैसे प्रेजेंटेशन बनाना, उसके बाद वो स्लाइड्स दिखाना। पूलिंग, यस, ये भी सब बच्चे, इसमें भी सब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन सामने रखा है, ठीक है, सारे बच्चे अपना अपना ऑप्शंस चूज करते हैं, राइट ऑप्शन, और उसमें से पूल करते हैं कि जो ज्यादा सही होंगे, किसने कितने ऑप्शंस चुने हैं, उसे कहते हैं पूल। देन क्विज कंडक्ट कराना, हाँ ये क्विज भी कर सकते हैं, एकदम रियल टाइम एनवायरनमेंट में बहुत सारे बच्चे साथ में एंगेज हो सकते हैं। शेयर्ड व्यूइंग है, ठीक है, शेयर्ड व्यूइंग मतलब कोई भी ऐसा जो सब एक साथ देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे क्लास में है, टीचर सामने व्हाइट बोर्ड पैनल है, वहां क्विज कंडक्ट करा रही, सभी उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब ये अवतार, अवतार एक क्या होता है, अवतार जैसे कोई मीटिंग चल रही होती है, कई बार मीटिंग चल रही होती है, आपने अपना कैमरा ऑफ किया होता है, तो आप देख पा रहे होगे सामने आपका एक स्टिकर जैसा बन के आ जाता है, ठीक है, सामने आपका एक स्टिकर जैसा बन के आ जाता है, तो उसको कहते हैं अवतार। ये मेरा अवतार वैसे भूत जैसा लग रहा है, बट अवतार वो होता है, ठीक है। तो यहाँ जो अवतार है वो रॉन्ग हो गया हमारा, तो अब वो रॉन्ग हो गया, तो हमारा ए बी सी डी हमारा करेक्ट आंसर है, ABCD, जो कि आता है हमारे ऑप्शन ए में, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये आप देख पा रहे हैं अवतार, ये ऐसा है टीचर का अवतार, जैसे कि अगर मैंने अपना कैमरा ऑफ किया होता तो सामने आपके ऐसे जो पिक्चर आ जाती है उसको कहते हैं अवतार। इनफैक्ट आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है ये, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ आपके सामने लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी हुई है, ठीक है, आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ बात हो रही है बिग्स का प्रिसिज प्रोसेस परफॉर्मेंस मॉडल ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ एक लर्निंग के मॉडल की बात हो रही है, जिसको अगर नहीं पता है बिग्स का, तो इस प्रोसेस को, ट्रिपल पी प्रोसेस के बारे में, तो एटलीस्ट इतने से तो उसे समझ आ जाना चाहिए, इट इज अ मॉडल ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब मॉडल ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। अब उसके फैक्टर्स, यहाँ उसके बारे में बात हो रही है, अब आपको यहाँ ये मैच करना है।
Your timer starts now. ओके 10 सेकेंड्स ओवर। अब आप देखिए यहाँ ये ऑप्शंस सारे अलग हैं। अब आप ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में अब आप क्या करेंगे? इनफैक्ट लास्ट के ऑप्शंस भी अलग हैं, तो इसीलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब सब हर जगह तुक्का काम नहीं आएगा। अब बात हो रही है हमारे लर्निंग आउटकम के बारे में। ठीक है, लर्निंग आउटकम जो है हमारा लर्निंग आउटकम, इसे हम मैच करेंगे। लर्निंग आउटकम की बात है, मतलब आउटकम जो आना है, बाहर क्या आया। तो यहाँ प्योर नॉलेज तो ऐसा कुछ नहीं है। सेटिस्फैक्शन, हाँ आउटकम हो सकता है, ये कई चीजों का आउटकम होता है सेटिस्फैक्शन। अब ऑप्शन सी है हमारा ऑनगोइंग अप्रोच। हम यहाँ आउटकम की बात करें तो यहाँ ऑनगोइंग कैसे? ठीक है, अब यहाँ असेसमेंट, असेसमेंट के बाद भी जो आता है ना, उसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बी से मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वैसे तो ये ऑप्शन हमारे सी में ही है, ऑप्शन सी में ही हमें मिल गया, बट स्टिल बाकी भी देख लेते हैं हम। अब ये लर्निंग फोकस्ड एक्टिविटीज, अब ये क्या हो सकती है? ये एक्टिविटीज जो है एक अप्रोच है लर्न करने का। सो दिस इज ऑनगोइंग अप्रोच टू लर्निंग। नेक्स्ट, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। स्टूडेंट कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, वो कैसे पता लगती है? ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्योर नॉलेज। अगर वो अच्छे से पढ़ के आया है पहले से, तो हम समझते हैं हाँ वो इंटेलिजेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक बना लेते हैं। अगर वो उसको पहले से कोई नॉलेज नहीं, तो हम क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं कि डम है, नहीं पढ़ता है, ऐसा ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, देन ऑप्शन बी टीचिंग कंटेक्स्ट, वो हो गया हमारा असेसमेंट से मैच हो गया। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर ए। यहाँ पे दो टीचर की बात हो रही है, एक है टीचर ए, दूसरी है टीचर बी। टीचर ए यूज चॉक एंड बोर्ड एंड डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। एक टीचर है, वो क्या करती है? बच्चों को बोर्ड पे लिखवाती है चौक से एंड डिक्टेट कराती है बच्चों को नोट्स। एंड टीचर बी वो क्या करती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टीचर बी लैपटॉप पे करती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये है हमारी टीचर बी, ये है हमारी टीचर बी, ये है हमारी टीचर ए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विच मोड ऑफ टीचिंग आर यूज्ड बाय बोथ द टीचर ए एंड बी। दोनों कौन कौन सा मोड यूज कर रही है, आपको वो बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड इतना समझ आ जाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, इतना तो आई थिंक सबको पता होना ही चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड एलएमएस भी बात हो रही होती है ऑनलाइन की, चॉक बोर्ड होते हैं, ये है हमारे ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर आईसीटी एनेबल्ड टीचिंग? टाइमर। ओके, अब देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? चार्ट, पेपर चार्ट। क्या वो आईसीटी से रिलेटेड? नहीं, वो तो हैंडमेड होता है। फिजिकल मॉडल वही है जो हम थर्मोकॉल पे काट के कुछ कुछ बनाते थे, वो होता है फिजिकल मॉडल, उसमें भी आईसीटी नहीं यूज होता है। प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर में यूज होता है, हम लैपटॉप को प्रोजेक्टर में कनेक्ट करके वॉल पे लगाते हैं, वो पेपर पे देखते हैं, आई मीन वॉल पे देखते हैं। पेपर जो व्हाइट कलर का चार्ट वो लगाते हैं ना, उसका जो प्रोजेक्टर का जो शीट होता है उसके ऊपर करके, तो वो आईसीटी में हमें हेल्प करता है। एंड ब्लैक बोर्ड इज अगेन ऑफलाइन। हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 3 सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, in the context of MOOCs in higher education in India, which one of the following are correct? Here is your timer. All right, so they are learner centric. Yes, ये learner centric होती है, सब कुछ students के according होता है। they can be they can be delivered only through Swayam portal.
कि वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं पोर्टल के थ्रू ही देख सकते हैं। यस, अभी हम यहाँ पे मूक की बात कर रहे हैं, तो मूक आप ऐसे यूट्यूब पर तो देख नहीं सकते हैं, स्वयं पोर्टल के थ्रू ही आपको देखना है। ऑप्शन सी, हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे ओनली की बात हो रही है। ओनली स्वयं पोर्ट, स्वयं प्रभा भी तो है। ठीक है, अब हम स्वयं प्रभा भी तो देख सकते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो जिनके पास टीवी नहीं है, आई मीन सॉरी, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो लोग कैसे देखते हैं? वो लोग स्वयं प्रभा पे देखते हैं। ठीक है, सो ओनली जब यहाँ पे बात आ गया, यहाँ ओनली बात आ गई, तो ये ऑप्शन हमारा जो है रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है हमारा वो रॉन्ग हो गया है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो है रॉन्ग हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली की बात आ गई। आप देखिए, जब भी ये ओनली, ओनली एक ऐसा वर्ड है ऑप्शंस में दे दिया ना, तो वो नेगेटिव बना देता है। ठीक है, ये ऑप्शंस को क्या कर देता है, ऐसे छोटा कर देता है, जो मतलब ऐसे ओनली, जब ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ओनली जहां आ जाए ऑप्शन, तो उसको आप डाउटफुल रख सकते हो कि ये आंसर सही हो सकता है, गलत, वो डाउटफुल होता है, उसको हमेशा सोचना है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होता है। ओनली या ऑल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जो कि हमारे हमें हेल्प करते हैं रॉन्ग आंसर को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ओनली एंड ऑल ये ऐसे वर्ड है जो आप देख के ही आप उसको रॉन्ग समझ सकते हो। तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम स्वयं के जो आंसर स्वयं प्रभा पे भी देख सकते हैं, तो ओनली स्वयं पोर्टल, तो इसीलिए रॉन्ग हो गया। देन दे कैन बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ लर्नर, यस, बहुत सारे लोग देखते हैं, ये करेक्ट है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, दे कैन बी accessed anytime anywhere and any number of times, yes, इसको आप कितने, दिस कैन बी accessed any number of times, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल MOOCs आर फॉर अर्निंग क्रेडिट, देखिए ऑल वर्ड आ गया ये यहाँ पे, तो दैट ये इसको मतलब रॉन्ग कर देता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सारे मूक्स क्रेडिट के लिए नहीं होते हैं, सारे मूक्स पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। सो हमारा ऑप्शन बी एंड ई जो है वो गलत हो गया है। ठीक है, अब इन दैट केस हमारा क्या बचा है, हमारा हमारा यहाँ पे, यस, ये गलत हुआ है, एंड विच एल्स, ये सही है, ये बी गलत हुआ है। हमारा ए, सी एंड डी ये है हमारे करेक्ट ऑप्शंस, जो कि है हमारा ऑप्शन डी, ए, सी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, कि टीचिंग एड क्यों यूज करना चाहिए, अब उसके फायदों की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन ए इज अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन क्लासरूम, स्टूडेंट्स का अटेंशन की लेता है, ये लेने के लिए यूज हो सकता है। क्या इसी तरीके से खाली टीचिंग एड्स के थ्रू ही हम अटेंशन ले सकते हैं? हाँ, ये भी हेल्प करता है, बट हमें यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि अटेंशन जब हमें लेना है तो हम वो टीचर के थ्रू भी तो ले सकते हैं, कि टीचर जोर से बोले या बच्चे को बोले ए क्वाइट, तभी तो अटेंशन मिल जाएगा ना, तो इसको हम हटा देते हैं। देन नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग द इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम, नहीं, इनडिसिप्लिन हटाने के और भी बहुत से तरीके हैं, टीचिंग एड के थ्रू ही नहीं। देन ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ ये ठीक लग रहा है। अब इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क, इफेक्टिव एंगेजमेंट, हाँ स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट होनी चाहिए, ये भी बात सही है, बट हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक को चूज करना है, हमें इन दोनों में से एक को चूज करना है, बेस्ट वाला चूज करना है। अब देखिए, स्टूडेंट्स को हम एंगेज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमें बेस्ट लर्निंग आउटकम मिल सके, है ना। हमारा ऑल्टरनेट एट द एंड हमारा जो है मोटिव क्या है, हमारा एट द एंड हमारा मोटिव क्या है, कि बेस्ट लर्निंग आउटकम, आउटकम जो है हमारा बेस्ट लर्निंग हो। ठीक है,
बेस्ट लर्निंग हो, बच्चे मोर नॉलेजेबल हो, हमें लास्ट में सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, असेसमेंट के बाद आता है सेटिस्फैक्शन, आउटकम, ये सब मैंने अभी पहले हमने पढ़ा। तो वैसे ही हमारा मेन चीज क्या है, आउटकम अच्छा हो। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे असर्शन पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन is to promote critical and creative thinking abilities among students। जो हायर एजुकेशन है हमारा, ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं 11th-12th का जो मोटिव है, बच्चों को 11th-12th कराने का क्या मोटिव है, उनमें प्रमोट करना क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, हाँ, अच्छी बात है। अब उसका क्या यही रीजन है? ठीक है, क्या यही रीजन है? दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, इंश्योर कर देते हैं। जिस बच्चे ने 11th-12th पढ़ ली तो क्या उसको जॉब इंश्योर हो गया? ऑल राइट, सो ये टाइम इज अप। अब आप समझिए, यहाँ बोल रहे हैं इंश्योर, एक ऐसा वर्ड है कि श्योर। देखिए, ऑल, ओनली, ये क्या कर देते हैं ना, एकदम स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऑप्शंस को स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इंश्योर वर्ड डाल के कि इंश्योर, हाँ है ही है ही है, मतलब सीधा का साफ है ही है। तो अब ऐसा नहीं है कि 11th-12th पढ़ लिया, अपना हायर एजुकेशन कर लिया, आपको जॉब मिल ही जाएगी। आजकल तो मास्टर किए हुए भी आजकल जॉबलेस बैठे हैं। हाँ, तो ये 12th के बाद ही ये स्किल्स आपने ले लिए, ये बात सही है कि क्रिटिकल थिंकिंग और ये वाली एबिलिटीज आप में डालता है, बट इट डजंट इंश्योर। तो ये इसकी वजह से ये जो रीजन है वो हमारा वो रॉन्ग हो जाता है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आप बोलेंगे कि ये गलत है तो इसको ट्रू क्यों बोला? ट्रू इसलिए बोला है क्योंकि लिए ये एबिलिटीज आपको, देखिए, ये एबिलिटीज आपको जॉब दिलाती हैं, ठीक है, बट क्या सिर्फ यही एबिलिटीज जॉब दिलाती हैं? ये, अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो यस, ये आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेगी, बट यहाँ पे हायर एजुकेशन के बाद, हायर एजुकेशन इसलिए दिलाई जाती है क्योंकि इसके बाद आपको ये मिल जाएगा, वो ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसीलिए ये गलत नहीं बोल सकते हम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, बट इसका रीजन नहीं है ना, तो इसीलिए बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, greater the handicap of the student coming to educational institution, greater the demand on the, मतलब एक बच्चा है, वो हैंडीकैप है, ओके, सो उस, अब हैंडीकैप मतलब जितने ज्यादा हैंडीकैप बच्चे होंगे, मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड, हैंडीकैप स्टूडेंट्स जितना ज्यादा बढ़ेंगे तो उस किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? फैमिली की? नो, फैमिली से क्या लेना देना? हैंडीकैप बच्चे हो रहे तो फैमिली की क्या डिमांड बढ़ेगी? फैमिली से ही तो बच्चे हुए हैं। सोसाइटी नहीं, सोसाइटी क्या करेगी इनके लिए? सोसाइटी तो जितनी है उतनी ही रहेगी। टी ये रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। टीचर, या टीचर, यस, टीचर करेक्ट। अगर हैंडीकैप बच्चे होंगे तो हमें टीचर ज्यादा चाहिए, ठीक है, टीचर ज्यादा चाहिए, वो भी स्पेशली ट्रेन टीचर चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जो स्पेशल स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। अब जब हैंडीकैप बच्चे होंगे तो किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? टीचर्स की डिमांड बढ़ेगी। स्टेट ऑप्शन डी, नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, टीचर। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सब क्या है? आपके टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया है। ये ऑप्शन तो सेम ही रहते हैं, इनको थोड़ा अदल बदल करके वो दे देता है, बट ये ऑफ कोर्स इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप, अगर आप याद कर लोगे तो आप इजिली आंसर दे पाओगे। देन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट्स, ये ऑप्शंस है। टाइमर। मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं होता तो फिर आप जाइए ये ऑप्शंस के सहारे जो करते हैं जो बच्चे वो बाद में। पहले अगर आप ऑप्शंस को देख लेंगे ना
तो क्या हो जाएगा, आपका माइंड उस तरफ जाने लग जाएगा, आपको लगने लग जाएगा कि हाँ ये फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ ये रिपीट हो रहे हैं, ये तो ऐसा, वो थोड़ा आपका दिमाग ना थोड़ा या तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप एकदम ही, या तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा जहां मेजोरिटी दिख रहा होगा ना, आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, और हमेशा मेजोरिटी वाला सही नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है आपको आता भी हो, बट वो जो ऑप्शन है ना वो आपका दिमाग इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए हमेशा पहले मैच द फॉलोइंग में पहले खुद ट्राई करना है, ऑप्शन तो पढ़ लिया करो कि क्या है, हाँ ये वैल्यूएशन वाला कंसेप्ट है, हाँ ये मुझे आता है तो ट्राई करता हूँ मैं। अगर ऐसा आपने पढ़ा, दो तीन ऑप्शंस ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे, फिर जाओ ऑप्शंस के जो जो ऑप्शंस के सहारे करते हैं। ओके, फॉर्मेटिव, ओह मैंने ये आंसर भी आ गया ठीक है, आंसर पहले ही आ गया। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब साथ साथ में ही करते रहना, वो कैसे होगा, हमारे क्विजेस एंड डिस्कशंस के थ्रू, जो डेली बेसिस के थ्रू बच्चों को इवैल्यूएट करते रहते हैं, ठीक है। इसको और डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होती रहती है, तो उनको वो फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, क्विजेस एंड डिस्कशंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, समेटिव इवैल्यूएशन, ये हमेशा कब होता है, एंड में होता है, ये हमेशा एंड में होता है, तो क्या इसका राइट आंसर है, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम, फाइनल या फिर एंड में या फिर फाइनल, ये सब किस चीज के लिए, समेटिव के लिए है, ठीक है। ये समेटिव के लिए ये हमारा हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, ये भी इससे रिलेटेड है कि कंटिन्यूअसली बच्चों को इवैल्यूएट करते रहना है, कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते रहना है, तो ये किससे जाएगा, हमारा ऑप्शन ए से जाएगा, इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी। अब यहाँ पे क्या वर्ड है, किस कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, हमने आइडेंटिफाई किया इसे रेगुलरिटी से, रेगुलरली करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बचा, नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इसका ऑप्शन हमारा हो गया है कौन सा, सेकंड, टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन अ ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक्स, मतलब टीचर जो है टेस्ट लेती है बच्चों का, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करती है कि बच्चे ने हाँ ये क्वेश्चन सही कर रही है, इसको समझ आया है, ये वाला नहीं आया है, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आंसर पहले ही आ गया था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसकी बात हमने अभी की, सीसीई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही सामने है, बताइए। अब देखिए, इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट्स। अब देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे अपने आप पर इसको समझ के देख रहे हों, बट हमें ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं करना है कि बच्चों पे सीसीई, ठीक है, डेली के बेसिस पे बच्चों को जो टेस्ट दिए जाते थे, उन्हें एक्टिविटीज दिया जाता था, ये सब होता था। हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो कि हाँ ये जब सीसीसी आया तब से मैं जब स्टूडेंट था तो बहुत बर्डन बढ़ गया हो, हाँ ये सही है, ये ऐसे कुछ बच्चे कर सकते हैं, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उनके किसी भी सिस्टम को हमने नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। हमने हर एक वो ऑप्शन चूज करना है जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है, मतलब हमें जो स्टूडेंट के लिए जिसमें अच्छा हो, ठीक है। वर्कलोड स्टूडेंट के ऊपर, एक देखिए सीसीई सिस्टम है वो तो अच्छा है तभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो अब हम उसको हम गलत बिल्कुल नहीं बोल सकते, वर्क स्टूडेंट्स के ऊपर वर्कलोड कर देगा, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड, यस ये तो सही है कि मार्क्स रिप्लेस कर दिया है। देन इवेलुएट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यस ये बात भी सही है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, हाँ ये भी सही है, क्योंकि बच्चों को डेली बेसिस पे हम लोग इवेल्युएट कर रहे थे, उसके बेसिस वजह से बच्चों का जो डर है एग्जाम के लिए वो कम हो गया, ठीक है। बी सी एंड डी ये करेक्ट हमारा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। जो उनका जो सिस्टम है उसको गलत कभी भी नहीं बोलना है, बच्चों वर्कलोड बढ़ जाना मतलब
नेगेटिव ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर, मतलब कि अच्छी टीचर है, कौन सी चीजों से हमें पता लगता है? स्ट्रेंथ मतलब हाँ टीचर अच्छी टीचर है। प्लीज वीडियो तक आ गए हैं, यहाँ एंड तक आ गए हैं अगर आप, तो मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। आज से इनफैक्ट आगे आपके टेस्ट तक कंटिन्यूअसली और ऐसी बहुत सारी पीवाईक्यू की अलग अलग यूनिट वाइज वीडियोस आने वाले हैं, लेक्चर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, ठीक है, एक ऐसी टीचर है जो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में हेल्प करती है। टीचर्स की कोई एक्टिविटीज होती है तो वो उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करती है, अच्छे से मैनेज करती है। तो डज दैट मीन कि वो अच्छी टीचर है? वो क्लास के बाहर क्या कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है, उसे ये पता नहीं लगता कि वो क्लास के अंदर भी बहुत अच्छी टीचर होगी। तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। हम इस चीज से ये चीज जज नहीं कर सकते कि वो एक अच्छी टीचर है, या टीचर के अच्छे होने की बात हो रही है। ओके, देन सेटिंग एग्जाम्पल्स, यस, एक टीचर को ऐसा होना चाहिए जो बाकियों के लिए एग्जाम्पल हो। देन विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट, यस, टेस्ट ले एंड उसके बाद में उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सके, ये भी होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए हमें तीन ऑप्शन तो हमें चूज करने ही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमें तीन ऑप्शन तो चूज करने ही है। भले ही कई बार बच्चे सी ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन देके समझ जाना चाहिए कि हमें तीन ऑप्शन तो चूज करने ही है, और हमने ए ऑप्शन तो हमने रॉन्ग कर ही दिया। ठीक है, ये तो गलत ही है। अब सी में कंफ्यूज हो तो नेक्स्ट देख लेना। देन एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, यस, अगर टीचर से कुछ मिस्टेक हो जाए उसे एक्नॉलेज करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो राइट, गुड थिंग, अ पॉजिटिव थिंग। अब बी सी एंड डी हम लोग इसको करेक्ट मानते हैं क्योंकि हमने ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया, जो कि है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct in context of multiple choice type of question? मतलब कि जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, उनके लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सही है? ठीक है, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की यहाँ पे बात होगी, आप देखेंगे ऑप्शंस में। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब एक्सप्लेन, पूरा एक्सप्लेन करते जाना, डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन, बड़ा बड़ा आंसर्स में एक्सप्लेन करना, वो होता है सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब अप टू द मार्क, अप टू द मार्क। तो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो कम आते हैं वो आते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स, ये जो है। उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव, उससे थोड़ा ऑब्जेक्टिव। थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्यों? एक स्टेटमेंट दे दिया है कि ये पेन रेड कलर का है, ट्रू और फॉल्स, तो आप बोल दोगे फॉल्स। बट ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन से कलर का, ये तो बस बता देता कि हाँ रेड का नहीं है, वो पिंक है, ब्लैक है, कुछ भी हो सकता है, बट ट्रू और फॉल्स उस वो ऑब्जेक्टिव है, बट थोड़ा ऑब्जेक्टिव है। उससे भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो होता है, उससे भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव, मोस्ट ऑब्जेक्टिव, वो होते हैं हमारे एमसीक्यू। ठीक है, ये समझ गए। सबसे पहले ओपन एंडेड, सब जो सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव होते हैं। ट्रू और फॉल्स इज मोर ऑब्जेक्टिव देन दिस ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एंड एमसीक्यू इज मोर ऑब्जेक्टिव देन दिस ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? दे आर, मतलब ये एमसीक्यू की बात हो रही है। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस, यहाँ पे हमने देखा एमसीक्यू इज मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर भी बाकी देख लेते हैं हम।
दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, ये तो बहुत ही अपोजिट हो गया। देन दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। एमसीक्यू को सब्जेक्टिव कैसे बोल सकते हैं ये लोग? रॉन्ग रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन डी, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स। सब्जेक्टिव तो है ही नहीं, तो मोर या लेस सब्जेक्टिव की तो बात ही नहीं होती यहाँ पर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? ऑलराइट, टाइम अप। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, यस, एक टीचर को ये करना चाहिए, मतलब डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। डायग्नोसिस मतलब क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। देन रेमेडी, उसका कुछ रेमेडी बताना, एक सॉल्यूशन बताना। ठीक है, रेमेडी मतलब उसका कोई सोल्यूशन बता कि हाँ बच्चे को इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमने किया, डायग्नोस किया। देन उसका क्या रेमेडी हो सकता है कि हाँ बार बार प्रैक्टिस करवाओ। देन डायरेक्शन देना बच्चे को, अगर बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे सही डायरेक्शन देना। एंड फीडबैक, यस, टीचर को फीडबैक देना चाहिए बच्चे को कि हाँ अच्छा किया तो उसको 2 स्टार, आज तुमने बहुत अच्छा किया है। ज्यादा अच्छा किया तो 5 स्टार दो। तो बच्चा समझेगा कि हाँ कल मैंने इतना किया था, आज कल मुझे 3 स्टार मिले थे, आज मुझे 5 स्टार मिले, आज मैंने ज्यादा अच्छा किया है, तो आगे भी मैं ऐसे ही करूँ। ठीक है, तो ये सब जो है एक गुड टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ABCDE, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उफ, इसका भी आंसर पहले ही है, यहाँ पे आ चुका है टिक। बट चलिए हम समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? इट इज इवेल्युएटिंग। इसमें हमारे टाइपर सर जो हैं वो एनिमेशन लगाना भूल गए इस टिक के ऊपर, इसके लिए ये टिक पहले ही आ चुका है। सो वेल इवेल्युएटिंग इज करेक्ट आंसर। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव, जब हमारे सीखने का जो प्रोसेस होता है, समझने का, याद करने का, बुद्धि का जो प्रोसेस है, हाईएस्ट लेवल हमारा इवेल्युएटिंग होता है। तो टाइमर की जरूरत नहीं है, आंसर में पहले ही दिख गया है। और एक बार हम पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझना। देन नॉलेज, रिमेम्बरिंग, फिर उस चीज को नॉलेज गेन करना, उसको याद रखने की कोशिश करना, रिमेम्बरिंग। देन एप्लीकेशन, अब आप उसको अप्लाई करेंगे, जो आपने सीखा है उसको, इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई करोगे। देन एनालिसिस, एनालिसिस करोगे, क्या करोगे? ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स एंड अंडरस्टैंड उसको। आपने जब आप उसको अप्लाई किया तो अप्लाई करके वो कैसा आउटकम आया, उस चीज को आप समझो कि जब मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा, ये अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा। इसे हम कहते हैं एनालाइज करना। देन सिंथेसाइज करना, क्रिएट न्यू आइडियाज। सिंथेसाइज करना मतलब रिफ्लेक्ट करना। सिंथेसाइज ऑल्सो मीन्स रिफ्लेक्ट करना। क्रिएट न्यू आइडियाज, रिफ्लेक्ट करोगे, जो आपने सीखा है वो करके दिखाओगे, तो उसमें क्या होगा? न्यू आइडियाज फॉर्म होंगे, न्यू आइडियाज। एंड देन लास्ट में इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसिंग द इंफॉर्मेशन, मेकिंग जजमेंट एंड असेसिंग द इंफॉर्मेशन। हाँ मुझे याद आ गया, समझ आ गया, मैंने सीख लिया, नहीं कितना सीखा और सीखने की जरूरत है, ये सब। तो इवैल्यूएशन इज द लास्ट स्टेप। इनफैक्ट आप ऑप्शंस देख के भी समझ ही पा रहे होगे कि नोइंग, ठीक है, आप किसी चीज को सीखना, समझना। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस जो है वो तो हमारा नॉलेज है, बट यहाँ पे उन्होंने नोइंग दिया है। ठीक है, नोइंग दिया है, समझना किसी चीज को, मीन्स सेम। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कभी वो कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, इसमें से कुछ भी दे सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी ऐसे देखने से ही पता लग रहा है कि ये लास्ट स्टेप नहीं होगा। इनफैक्ट इवैल्यूएटिंग ही हमेशा जो होता है हर किसी भी टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में लास्ट में आता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं हाईएस्ट लेवल मतलब एंड की बात हो रही है, हाईएस्ट लेवल मतलब एंड का स्टेप जो होगा वो कौन सा होगा, तो इवैल्यूएटिंग। अगर किसको नहीं भी आता होगा स्टेप तो वो इस तरीके से समझ के अपना कॉमन सेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड इज कम्प्लीटली ऑन कॉमन सेंस। ठीक है, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना हो, ये तो यूं हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग? कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करते हैं, मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा उस पर कोई असर नहीं डालेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद दिलाना पड़ता है बार बार। चलिए, टीचर्स नॉलेज, क्या ये इम्पैक्ट डालेंगे? ऑफ कोर्स डालेंगे। टीचर को आता नहीं होगा तो वो क्या ही पढ़ाएगी, तो अच्छा नहीं पढ़ाएगी ना वो। तो यहाँ बात हो रही है नॉट इम्पैक्ट, नॉट इम्पैक्ट की। ठीक है, तो ये तो डालेगा, ऑप्शन ए जो है वो तो डालेगा। ठीक है, ये तो डालेगा। तो क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग, क्लासरूम में कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डालेगा। अगर बच्चे शोर करे जा रहे हैं तो क्या टीचर सही से पढ़ा पाएगी? क्या वो टीचर के लर्निंग प्रोसेस में इम्पैक्ट डालेगा? ना, ऑफ कोर्स डालेगा, अगर क्लासरूम में कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज हो रही है। नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये जो है टीचर के लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक है, हो सकता है कोई किसी स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में होगा जहाँ डालता होगा, बट हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको भी एक ऐसा टीचर बनना है जहाँ आपका और स्टूडेंट का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ना बाधा बने। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब कौन से कास्ट से आया है, कौन सा अमीर गरीब कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सब लर्निंग प्रोसेस में इम्पैक्ट नहीं डालने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स ये इम्पैक्ट करता है टीचिंग में, बच्चे जो है एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट? टीचिंग एड्स जो है हमारे हमारे टीचिंग एड्स बहुत सारे हैं, कुछ आईसीटी से रिलेटेड है, कुछ ऑफलाइन है, जो जैसे चॉक, डस्टर हो गया, देन और क्या क्या मॉडल, ये सब टीचिंग एड्स हैं, उनके बारे में बताइए। यहाँ पे statements are correct, which are correct? Here is your timer. ऑप्शन देखिए, इतना तो पता लग ही गया होगा कि हमें 3 या 4 चूज करना है। तो चारों सही हो सकते हैं या 3, 2 नहीं है। ठीक है, they helps in retaining concepts for longer duration. Option B, they help students learn better. They make teaching learning process interesting. दे एनहांस रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होता है? रट्टा मारना। ठीक है, दिस इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। टीचर शुड नेवर एनकरेज रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब बच्चों को रट्टा मारना सिखाना कि हाँ रट लो, ये आंसर है, समझो मत, रट लो। सो ये जो टीचिंग लर्निंग इज, दे नेवर एनकरेज रोट लर्निंग। ठीक है, सो जो ये है रॉन्ग है। उसके अलावा हमारे बाकी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होते हैं। अब मैंने कहा था 4 या 3 सही होंगे। अब ये डी तो करेक्ट रॉन्ग होगा, डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? ये 3 ही बचे। तीनों में से हमें कोई भी एलिमिनेट नहीं करना है क्योंकि 2 का ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो ए, बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि सेकंड होता है। रोट लर्निंग इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। जहां रोट लर्निंग दिखे तो मतलब गलत। यहाँ पे भी आंसर पहले ही आ गया। ओके, टेक्निक यूज बाय टीचर टू टीच इंक्लूड। तो टाइमर की वैसे जरूरत है नहीं। लेक्चर, इंटरेक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क, सेल्फ स्टडी। समझ लेते हैं हम कि ये कैसे आया आंसर। देखिए, लेक्चर या इंटरेक्टिव लेक्चर बोथ आर सेम। लेक्चर तो यूज होते हैं ना टीचिंग के लिए, एंड ग्रुप वर्क यस, ये भी टीचर यूज करते हैं आजकल टीचिंग के लिए। देन सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी हो सकता है आपकी क्लास में ऐसा होता हो, आधे घंटे का अगर टीचर का क्लास है तो उसमें से टीचर 20 मिनट पढ़ाता हो और 10 मिनट बोलता हो, चलो भाई सेल्फ स्टडी कर लो, टीचर थोड़ा बैठ के आराम कर लेता हो। ठीक है, हो सकता है आपकी क्लास में फॉलो करते हो, बट इसी को आपने सही नहीं मान लेना है। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके साथ होता था ऐसा तो डजंट मीन ये सही है, ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी जो है वो होमवर्क के लिए दिया जाना चाहिए बच्चों को, ना कि क्लास में बैठ के सेल्फ स्टडी। तो टीचर किस लिए है वहां पे?
ठीक है, जब आप टीचर बनेंगे, जब तक आप क्लास में है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो पढ़ाना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी सब होमवर्क, सेल्फ स्टडी जो है टीचर के लिए क्लास में नहीं देना है उसको। तो इन दैट केस ऑप्शन ABC सही हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, काफी क्वेश्चंस कर लिए हमने और आगे और भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है यार, ताकि आगे और वीडियोस में डाल सकूं। अगर आप मेरे वीडियोस लाइक और शेयर नहीं करेंगे ही नहीं, व्यूज नहीं आएंगे, तो मतलब ऐसे अंदर से थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है टीचर। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बच्चों के साथ और शेयर कीजिए। जब ये और बढ़ेगा तो मैं ऑफ कोर्स और ज्यादा आपके लिए हार्ड वर्क करूंगी। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी डाउट हो नेट से रिलेटेड कुछ भी हो, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जरूर पर्सनली रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।